Hello everyone, I am Gagan Sharma, TGT Social Science at KV Junagadh, and we are going to start our chapter number 7, Tribes, Nomads and Settled Communities, and we are going to start it with a introduction. I have made some PPTs so that it can be easily understood by the students as the chapter is quite long. Let's start with the introduction. Over different periods of time, various political, economic, and social changes occurred in different parts of the subcontinent. Societies evolved differently in different places. समाज जो हमारा आज हम देखते हैं वो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स से मिलकर बना हुआ है जो उसके इवोल्यूशन में उसकी मदद करता है और उसको कहीं ना कहीं बदलने की कोशिश भी करता है। वो तीन इम्पॉर्टेंट चीज़ें कौन सी हैं जो किसी भी समाज को इवॉल्व होने में या उसमें कुछ भी चेंजेस लाने में इफ़ेक्ट करती हैं? वो हो सकती हैं पॉलिटिकल रीजंस या पॉलिटिकल चेंजेस, इकोनॉमिक एंड सोशल चेंजेस। ये सारी चीज़ें मिलकर किसी भी जगह की सोसाइटी को इवॉल्व होने में मदद करती हैं। हम जानते हैं पहले से, फर्स्टली द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू 4 वर्नास। 4 वर्नास में पहले से सोसाइटी क्या थी? डिवाइडेड। जैसे ब्राह्मण्स, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्यास एंड शूद्रास, into which the traditional Hindu society was divided from time of the ऋग्वेदा। ऋग्वैदिक काल से ही इन 4 अलग अलग डिविजन्स में, इन 4 वर्णास में हमारी सोसाइटी डिवाइडेड थी। और इस डिवीज़न की वजह से या इस डिवीज़न की वजह से ही क्रिएट होती हैं डिफरेंसेस जो आज हमें सोसाइटीज़ में देखने को मिलते हैं। इंडियन सोसाइटी में कंपैरेटिवली बात करें तो आगे हम चलने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में देख लेते हैं और वो कहाँ कहाँ हैं, क्योंकि मैप के क्वेश्चंस आएंगे और उनको मार्क करने के लिए आपको पता होना चाहिए, उनके बारे में पढ़ने से पहले पता होना चाहिए कि वो हैं कहाँ एक्चुअली। तो आप देखिए ईस्टर्न इंडिया की तरफ अहोम्स यहाँ पर आपको दिखेंगे, नागाज, खासीज, संथाल्स, चेरोज एंड ओरोन्स। यहाँ पर है गोंडवाना लैंड, यहाँ पर है आपकी भील्स, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात के बॉर्डर पर। और नॉर्दर्न इंडिया की तरफ आपको घाकर्स और खोकर्स देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आप और इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स को देख सकते हैं मैप में। ये आपकी पेज नंबर 93 पर है बुक में एनसीईआरटी के, आप इनको वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं एक बार। आगे चलते हैं। ट्राइब, क्लैंस एंड सोसाइटीज़। आदिवासियों के बारे में हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। और क्लैंस के बारे में हम बताते हैं कि क्लैंस क्या होता है। अ क्लैन इज़ अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज और हाउस होल्ड्स क्लेमिंग डिसेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। यानी क्लैन एक कुल, एक ऐसा यूनिट होता है, ग्रुप ऑफ फैमिलीज हो सकती है जो कि अपने आप को समझते हैं कि वो एक कॉमन एंसेस्टर से बिलोंग करते हैं। यानी उनका सबका जो एक एंसेस्टर होगा वो क्या होगा? कॉमन होगा। और ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफन बेस्ड ऑन किनशिप और क्लैन लॉयल्टीज, ठीक है। द रूल्स ऑफ वर्ना सिस्टम, बुक से देखते हैं। द रूल्स ऑफ वर्ना सिस्टम वर डिवाइज्ड बाय ब्राह्मण्स। यानी जो जो वर्ना सिस्टम के जो रूल्स बनाए गए थे वो जनरली ब्राह्मण्स ने बनाए थे और वो एक्सेप्टेड हुआ करते थे सभी क्लासेस और सोसाइटीज़ के लिए। बट देयर वर मेनी सोसाइटीज़ इन द सब कॉन्टिनेंट दैट डिड नॉट फॉलो दीज रूल्स एंड वर नॉट डिवाइडेड इन द इक्वल क्लासेस। वो इक्वल क्लासेस में अनइक्वल क्लासेस में डिवाइडेड वो बिल्कुल भी नहीं हुआ करते थे। यानी कि ऐसे लोग भी हैं जो इस वर्ना सिस्टम को नहीं मान रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आपने ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्रा, वैश्या, इन सब लोगों को देखा तो 4 अलग अलग क्लासेस डिवाइडेड हैं। तो ऐसे लोग भी थे जो इनको नहीं माना करते थे। और एक बात ये भी है कि वो इनके बारे में स्टार्टिंग में जानते भी नहीं थे। दीज सोसाइटीज़ कम टू बी नोन एज द ट्राइब्स। यानी इन्हीं को क्या कहा गया? इन्हीं को ट्राइब, जनजाति कहा गया। और सोशल डिवीज़न, ये भी एक क्या है? सामाजिक डिवीज़न ही है। In traditional society consisting of families or communities linked by social, economic, religious or blood ties with a common culture, they also have recognized leader. अगर हम ट्राइब्स के बारे में बात करें तो इनका भी जो सोसाइटी है वो कुछ बेसिस पे
लिंक्ड है आपस में, जैसे सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और धार्मिक तौर पर, और साथ ही साथ खून के जो रिश्ते होते हैं, ब्लड टाइज जो हैं, इनके ऊपर भी ये डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा रहा करते थे। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनकी कॉमन कल्चर होना बहुत ही एक आम बात देखी गई है। एक सोशली अलग हो सकते हैं, इकोनॉमिक अलग हो सकते हैं बैकग्राउंड, लेकिन कॉमन कल्चर इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर रहा करता था। और उनके रिकॉग्नाइज लीडर्स भी हुआ करते थे, जिन्हें मुखिया, जिसे हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं मुखिया जी, तो वो मुखिया भी इनके हुआ करते थे। आगे बात करते हैं इनकी मेजर ऑक्यूपेशंस एंड लाइफस्टाइल की, कि ये किस तरह से रहा करते थे और करते क्या थे। तो इनका मेनली दो ही काम हुआ करते थे। देखिए, द ट्राइब्स वर मोस्टली इंडल्ज इन एग्रीकल्चर एंड हंटर गैदरिंग फॉर मीटिंग देयर इकोनॉमिक एंड फूड और हेल्थ नीड्स। यानी इनकी इकोनॉमिक यानी आर्थिक तौर पर जो नीड्स होती है उनको पूरा करना, खाने की पूरा करना नीड्स, और हेल्थ की नीड्स को पूरा करने के लिए इनके लिए सिंपल सा था कि ये लोग एग्रीकल्चर किया करते थे। एक काम हो गया एग्रीकल्चर, और दूसरा होगा हंटर और गैदरिंग करना, शिकार करना और चीज़ों को इकट्ठा करना जंगल से। डिफरेंट टाइप्स हैव डिफरेंट लाइफस्टाइल। सिंपल सी बात है कि आपने बहुत सारे इस वाले स्लाइड में देखा, पिछले वाले में, कि बहुत सारे ट्राइब्स आपके पास हैं यहाँ पर नॉर्दर्न इंडिया में, वेस्टर्न पार्ट में, ईस्टर्न पार्ट में, साउदर्न इंडिया में भी और सेंट्रल इंडिया में भी बहुत सारे हमारे पास ट्राइब्स अवेलेबल हैं। तो इतने सारे ट्राइब्स अवेलेबल होंगे तो इनके कुछ ना कुछ क्या होंगे, डिफरेंट लाइफस्टाइल तो होगा ही, और उनके बारे में हम देखते हैं। लाइक सम ट्राइब्स वर नोमैडिक इन नेचर which moved over long distances with their animals, survived on pastoral products and bought and sold different goods in their way। तो यानी कि एक जगह दूसरी जगह घूमा करते थे, सामान जो भी मिल गया उनको खरीद लिया, कहीं पर सस्ते में खरीदा, कहीं पर महंगे में बेच दिया। और साथ ही साथ ये अपने जानवरों को भी अपने साथ ही रखा करते थे और फ्रेश लैंड्स की तलाश में हर समय जाया करते थे, यहाँ पर अपने जानवरों को चारागाह भूमि प्रोवाइड कर सकें। फॉर एग्जाम्पल द बंजाराज के बारे में देखते हैं। अ नोमैडिक ट्राइब ओरिजिनली फ्रॉम राजस्थान। तो ये राजस्थान की एक नोमैडिक ट्राइब है। वर मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेड नोमैड्स एज द मुगल यूज देम टू ट्रांसपोर्ट ग्रेन्स। तो मुगल्स ने भी इनको अपने ग्रेन्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ किया था। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट नोमैडिक ट्राइब है हमारे पास। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पर, बंजारा का एग्जाम्पल नोमैडिक ट्राइब में आप नोट कर सकते हैं। देयर ऑल्सो वर कास्ट ऑफ एंटरटेनर्स who performed in different towns and villages for their livelihood। और ऐसी भी कास्ट भी हुआ करती थी इसके अंदर, जो एंटरटेनर्स की तरह काम किया करते थे, अलग अलग गाँव में जाते, नाच गाना दिखाते, एंटरटेन करते लोगों को, और इस तरह से वो अपनी आजीविका को चलाया करते थे। द अदर्स वर सेटल कम्युनिटीज़। अब कुछ हुआ करते सेटल्ड, यानी एक जगह पर स्थायी रूप से रहने वाले लोग। ट्राइब्स रिटेन देयर फ्रीडम एंड प्रिजर्व देयर सेपरेट कल्चर डिफरेंट देन दैट ऑफ द कास्ट बेस्ड सोसाइटीज़ बाय लिविंग इन फॉरेस्ट, हिल्स, डेजर्ट एंड प्लेस दैट आर डिफ़िकल्ट टू रीच। तो ये ऐसे लोग हुआ करते थे जो एक जगह से जो दूसरी जगह चेंज नहीं करते थे अपनी लोकेशन बार बार, वो सेटल्ड होकर रहा करते थे। और इनके जो कल्चर है, इनका जो खुद का इंडिपेंडेंस है इनकी, ये लोग इन लोगों ने बहुत ज़्यादा मेंटेन किया है इस चीज़ को। In spite of all these differences and clashes, the caste-based and the tribal societies depend on each other for various needs। भले ही जो ट्राइबल लोग हैं वो अलग हैं और कास्ट बेस्ड जो सिस्टम है वो अलग चल रहा हो, और कुछ सेटल कम्युनिटीज़ हों, कुछ नोमैड्स हों, ये अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये आपस में क्या थे, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे अपनी बहुत सारी ज़रूरतों के लिए, यानी अपनी बहुत सारी नीड्स के लिए। Thus, due to such relationship of conflict and dependence, both societies change। अब सिंपल सी बात है, कभी आप दोनों में रिलेशंस होंगे इन लोगों में, तो उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स भी होंगे और इंटरडिपेंडेंस भी बनी रहेगी अपनी चीज़ों को पूरा करने के लिए। तो इनमें कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते रहा करते थे, लेकिन ये आपस में डिपेंडेंट भी रहा करते थे एक दूसरे के। आगे बात करते हैं इनके कल्चर एंड हैबिटेट ऑफ डिफरेंट टाइप्स। कल्चर और इनके हैबिटेट की बात कर लेते हैं। तो द ट्राइबल passed on their culture to the next generation through the oral tradition as they did not have any written records। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि इनके पास कोई भी खास
रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं हुआ करते थे, और ये सिर्फ ओरल ट्रेडिशंस पे, यानी कि कहानी सुनना, कहानी आगे बताना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से जो कहानियाँ हैं उनको ट्रांसफ़र करते रहना, इनके पास कोई भी रिटर्न रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं हुआ करते थे। डिफरेंट ट्राइब्स रूल डिफरेंट रीजन एट वेरियस पॉइंट्स ऑफ टाइम इन हिस्ट्री, सच एज खोकर ट्राइब, जिसका हमने एग्जाम्पल देखा था मैप में, which was very influential during the 13th and 14th centuries. Later the गाखर्स become more important. पहले तो खोकर्स important थे और बाद में गाखर्स important हो जाते हैं। ठीक है, इनका एग्जाम्पल आप अब मैप में देख सकते हैं, वापस जाकर एक बार मैप में दिया गया है। द लांगाज एंड अरघून्स वर फाउंड मोस्टली इन मुल्तान एंड सिंध। मुल्तान और सिंध यानी कि आज की बात करें तो पाकिस्तान वाला रीजन आप देख सकते हैं, वहाँ पर आपको लंघाज और अरघुन्स के बारे में मिल जाएगा। द बलूचीज वर फाउंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और बलूचीज आपको मिल जाएंगे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, कहाँ के, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, इन द रीजन नेम बलूचिस्तान नियर द ईरानियन प्लेट्यू। द ट्राइब्स डिवाइडेड फर्दर इनटू स्मॉलर क्लैंस, यानी अलग अलग कुलों में बड़े बड़े जो ट्राइबल ग्रुप हुआ करते थे वो डिवाइडेड रहा करते थे। इन सभी ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बारे में आप देख सकते हैं मैप में जाकर, पेज नंबर 93 पे बना हुआ है मैप एनसीईआरटी बुक में। खोकर ट्राइब के बारे में उसमें है, और गाकर्स के बारे में, अरघून्स के बारे में, लेंघास के बारे में। ठीक है, इन सभी के बारे में आप देख सकते हैं। और बलूचीज़ वाला एरिया भी मैंशनड है मैप में, तो इनको भी आप बुक में पेज नंबर 93 पे देख सकते हैं। द गाडीज वर फाउंड इन वेस्टर्न हिमालयन रीजन। Nagas, Ahoms, and many other tribes were found in the distant northeastern part of the subcontinent. इनका सबका एग्जाम्पल हम पहले ही मैप में देख चुके हैं। Chero chiefdoms had emerged by the 12th century in the areas near present day बिहार और झारखंड। तो बिहार और झारखंड की तरफ से आप देख सकते हैं चेरोज मैंशनड है मैप में, तो बिहार और झारखंड की तरफ से 12th सेंचुरी में ये हुआ करते थे, और आज भी इनकी बहुत पॉपुलेशन वहाँ पर अवेलेबल है। विच वर डिफीटेड इन 1591 बाय राजा मान सिंह। राजा मान सिंह कौन थे? राजा मान सिंह थे एक मनसबदार, किसके? अकबर के। तो मनसबदार होने की वजह से इनको भेजा गया था कहाँ पर? चेरो चीफडम्स की तरफ। इन राजशाहियों को ख़त्म करने के लिए भेजा गया 12th सेंचुरी में। अ जनरल ऑफ अकबर्स आर्मी बट वर नॉट एंटायरली सबड्यूड, यानी पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर पाए थे, लेकिन एक तरफ से उन्होंने इनको हरा दिया था। ड्यूरिंग द रेन ऑफ औरंगजेब द चेरोज वर सबजुगेटेड एंड देयर फोर्टिसेस वर कैप्चर्ड। इनका और औरंगजेब के टाइम पर अगर हम बात करें तो चेरोज ने इनको, चेरोज पूरी तरह से हार गए थे एक तरह से, और इनके फोर्ट जो थे उनको कैप्चर कर लिया गया था। द मुंडाज एंड संथल्स वर फाउंड इन रीजन्स ऑफ प्रेजेंट डे बिहार, उड़ीसा एंड बंगाल। मुंडाज और संथाल जो हैं वो आज प्रेजेंट डे में बिहार, उड़ीसा और बंगाल में आपको देखने को मिलेंगे। आप मैप में वापस से देख सकते हैं इन सबको। द कोलीज वर फाउंड इन द एरियाज ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड गुजरात। कोलीज कहाँ मिलते हैं? महाराष्ट्र, कर्नाटका और गुजरात में आपको मिल जाएंगे। महाराष्ट्र एंड कर्नाटका वर ऑल्सो होम फॉर बेरट्स। Further in South India, we find the tribal habitation of Kungas, Vetars, Maravars and many others. तो इन सभी लोगों की आप मैप में चेक कर सकते हैं एक बार जाके कि साउथ इंडिया में इनकी जो सिचुएशन है, हैबिटेट है, वो कहाँ कहाँ पर है, क्योंकि ये मैप की व्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैप में इसमें क्वेश्चंस आ सकते हैं कि यहाँ पर आप लोकेट करें कि ये वाली ट्राइबल कम्युनिटी कहाँ की है। भील्स वर फाउंड अक्रॉस सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया। The Gonds were found across the present day states of छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। तो भील्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंट्रल वेस्टर्न इंडिया में पाए जाते हैं कम्युनिटी है, और गॉन्ड्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में आपको प्रेजेंट डे में देखने को मिलेंगी ये ट्राइबल कम्युनिटीज़। अब बात करते हैं न्यू कास्ट और हायरार्कीज़ के बारे में। ड्यू टू वेरियस इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट्स द डिमांड फॉर पीपल विथ न्यू स्किल्स इंक्रीज। अब देखिए कि जैसे जैसे जो सोसाइटी थी वो डेवलप होती जा रही थी, तो इसलिए हमारे पास बहुत ज़्यादा डिमांड आने लगी किस चीज़ की? न्यू स्किल्स, ऐसे लोगों की जिनके पास बहुत सारी स्किल्स हों, क्योंकि उनको डेवलपमेंट करना है अपना अपना। तो स्मॉल कास्ट और जातिज एमर्ज विद इन द वर्नाज।
अब वर्णा के अंदर पहले हमारे पास 4 ही वर्ण थे, अब उसके अंदर क्या आने लग गए हैं, छोटी छोटी जातियां बनने लग गई हैं जो किसके ऊपर डिपेंडेंट थी, काम के ऊपर, यानी उनके पास क्या स्किल्स अवेलेबल हैं उसके ऊपर वो जातीज डिपेंडेंट हुआ करती थी, या वो क्या काम करते हैं इसके ऊपर वो जातीज डिपेंडेंट हुआ करती थी। जातीज कंसिस्टेड ऑफ ट्राइब्स एंड सोशल ग्रुप्स that were included in the caste based society, specialized artisans like smith, carpenters and mason। तो ये सब लोग जैसे कि हो गए लुहार हो गए और लकड़ी का काम करने वाले हो गए या मिस्त्री हो गए, तो इन सभी लोगों की अलग अलग जातियां बनने लग जाती हैं किसके अंदर, वर्नास के अंदर। तो कास्ट बेस्ड सोसाइटी धीरे धीरे डेवलप हो रही है, और ये क्यों हो रही है, क्योंकि डिमांड है न्यू स्किल्स और न्यू स्किल्ड लोगों की। जाति बिकम द बेसिस फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सोसाइटीज। जाति अब इम्पॉर्टेंट बन चुकी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसकी, सोसाइटीज़ के लिए, कि सोसाइटी को हम ऑर्गेनाइज कैसे करें, है ना, बेसिस बन चुका था एक तरह से जाति कि सोसाइटी को हम किस तरह से ऑर्गेनाइज करें, तो जाति एक बेसिस बन गया था। पहले क्या था, समाज को 4 वर्गों में बांटा गया, वर्नाज में बांटा गया, वो एक सोसाइटी का बेसिस था ऑर्गेनाइज करने का। अब यहाँ पर क्या चेंज हो चुका है कि जाति बिकम द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सोसाइटी। आगे देखते हैं, द राजपूत क्लैंस अमॉन्ग द क्षत्रियाज विच बिलोंग टू डिफरेंट लिंगेज लाइक हुन्स, Chandelas, Chalukyas and others replaced the older rulers, especially in agriculture areas. A new and developed society emerged that had many powerful states। अब धीरे धीरे राजपूत क्लास जो हुआ करते थे, ये जो राजपूत कुल के लोग हुआ करते, क्षत्रिय वर्ण में आया करते थे पहले, तो इन लोगों ने अलग अलग इनके लिंकेज हैं, बहुत सारे अलग अलग समुदाय से ये जुड़े हुए थे पहले, संप्रदायों से। तो इन सब लोगों का हमने देखा, और ये एग्रीकल्चर एरियाज़ में इन लोगों ने नए सोसाइटीज़ धीरे धीरे एमर्ज होती हमें दिख जाती हैं। लीडिंग ट्राइबल फैमिलीज ग्रेजुअली बिकम द पार्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम विद द हेल्प ऑफ द ब्राह्मणास, बट मेजॉरिटी जॉइन द लोअर जातीज ऑफ कास्ट सोसाइटीज़ एंड मैनी ऑफ देम कंटिन्यू टू रिजेक्ट द कास्ट सिस्टम कम्प्लीटली। अब जैसे ही कुछ लोग ट्राइबल सोसाइटीज़ से बढ़कर आगे आ रहे हैं, तो ब्राह्मण्स जो हैं और उनकी मदद से वो लोग किसी भी एक वर्ण में आते जुड़ते जा रहे थे। लेकिन बहुत सारे लोगों ने जाति सिस्टम उनको इतना खास इफ़ेक्ट नहीं कर पा रहा था, और यहाँ पर हम देख सकते हैं बट मेजॉरिटी joined the lower जातीज of caste societies and many of them continue to reject the caste system completely। तो कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो गया था, तो उसको भी लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया, उसको नेग्लेक्ट करना स्टार्ट किया, और लोअर जातीज को उन्होंने ज्वाइन करना स्टार्ट किया कि हम लोअर जातीज में हैं। Emergence of new states due to the social change that occurred in the different tribes, a new states develop। अब नए नए स्टेट्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि सोशल चेंजेस आना स्टार्ट हुए हैं। क्योंकि हमने पहले बात की थी कि सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चेंजेस इफ़ेक्ट करते हैं किसी भी समाज को इवॉल्व करने में। तो यहाँ पर नए स्टेट्स डेवलप हो रहे हैं, तो इनकी हम बात करेंगे गॉन्ड्स के बारे में। ये इंपॉर्टेंट है, जो आपको सेंट्रल इंडिया में देखने को मिलेंगे, आप मैप में देख सकते हैं वापस से। द गॉन्ड्स लिव्ड इन द फॉरेस्टेड एरिया ऑफ गोंडवाना रीजन इन प्रेजेंट डे ओडिशा, इंडिया। दे प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टिवेशन। अब शिफ्टिंग कल्टिवेशन क्या होता है जो वो प्रैक्टिस किया करते थे, इज एन एग्रीकल्चर सिस्टम इन विच प्लॉट्स ऑफ लैंड आर कल्टिवेटेड टेम्परेली देन अबेंडेंड and allowed to grow naturally while the cultivator moves on another प्लॉट। यानी शिफ्टिंग कल्टिवेशन बहुत ही सिंपल है कि वो लोग, उनके पास ज़मीन बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, वो एक जगह दूसरी जगह मूव कर लिया करते थे। तो थोड़े टाइम पे आपने एक खेत में काम किया, वो उसकी जब फर्टिलिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, तो आप उसको छोड़ दो नेचुरली वापस से फर्टिलिटी इंक्रीज़ होने के लिए, और फिर बाद में आप दूसरे प्लॉट पे एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दो। तो ऐसे रोटेशन वाइज आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो शिफ्टिंग यही है, शिफ्टिंग कल्टिवेशन, कि आप रोटेशन शिफ्ट कर रहे हो एक प्लॉट से दूसरी प्लॉट पे एग्रीकल्चर करने के लिए। द लार्ज गॉन्ड ट्राइब वॉज डिवाइडेड इंटू स्मॉलर क्लैंस विच हैड देयर ओन राजाज और राइस। यानी कि एक बहुत गौंड समाज जो था, ट्राइब था, जनजाति जो थी, ये एक बहुत बड़ी ट्राइबल ग्रुप है। तो इसके अंदर बहुत सारे क्या थे, स्मॉलर क्लैंस यानी कुल हुआ करते थे, जिनके एंसेस्टर्स अलग अलग हुआ करते थे। सिंगल क्लैन का तो एंसेस्टर क्या रहेगा, सेम, लेकिन गौंड ट्राइब में बहुत सारे एंसेस्टर होंगे, तो उनके जो छोटे छोटे क्लैंस बनने लगे, और इनके अंदर खुद के क्या हुआ करते थे, इनके राजाज, जिसको राइस भी कहा जाया करता था।
लार्ज गॉन्ड किंगडम्स बिगेन टू डोमिनेट द स्मॉलर गॉन्ड चीफ्स। अब बड़े बड़े जो गॉन्ड किंगडम्स होंगे वो छोटे छोटे जो मुखिया होंगे किसके, गॉन्ड समाज के, उनके ऊपर क्या करेंगे, डोमिनेट अपना रखेंगे हर समय। द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम दैट बिकेम सेंट्रलाइज एज द किंगडम वॉज डिवाइडेड इंटू घर्स विच वर रूल्ड बाय डिफरेंट गॉन्ड ट्राइब्स। अब सिस्टम जो था एडमिनिस्ट्रेटिव का, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि व्हाट वाज द सिस्टम ऑफ गॉन्ड। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपका। तो यहाँ देखिए, द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम दैट बिकेम सेंट्रलाइज एज द किंगडम वॉज डिवाइडेड इनटू घर्स, यानी घर्स के अंदर वो किंगडम डिवाइडेड हुआ करता था पूरे गॉन्ड ट्राइब का। द घर्स वर फर्दर डिवाइडेड इनटू 84। अब एक घर के अंदर क्या हुआ करते थे, डिवाइडेड हुआ करते थे, 84 हुआ करते थे। यानी उसके अंदर कितने हुआ करते, उसके अंदर 84 विलेजेस हुआ करते थे। एक 84 के अंदर 84 विलेजेस। घर्स के अंदर बहुत सारे क्या हुआ करते थे, 84। सबसे ऊपर वाली यूनिट कौन सी हो गई, घर्स, उसके नीचे 84, और 84 के अंदर, यानी 84 हिंदी में क्या बोलते हैं, 84, उसके अंदर 84 विलेजेस हुआ करते थे, जो कि वापस से फर्दर डिवाइडेड हुआ करता था बरहोट्स में, जिसके अंदर एक भरोट में कितने हुआ करते थे, 12 विलेजेस हुआ करते थे। तो सबसे बड़ी यूनिट हो गई हमारे पास घर्स, उसके बाद हो गई हमारे पास 84। 84 में कितने विलेजेस हैं, 84 हैं, ठीक है। और उन 12 विलेजेस में एक ग्रुप बनाया जाता था जिसको कहा करते थे बरहोट्स। Due to the emergence of these new states, the Gond society began to be divided into unequal social classes। अब क्योंकि अब धीरे धीरे नए स्टेट्स बनने लग गए हैं तो गॉन्ड सोसाइटी के अंदर भी अनइक्वल सोशल क्लासेस बनना स्टार्ट हो जाती हैं। घरा कटंगा was a rich state and it was large as it have 70,000 villages। यानी घरा कटंगा नाम का जो जगह थी, स्टेट था, वो बहुत ही बड़ा था और वहाँ पर 70,000 विलेजेस थी। Thus it faced many invasions and was finally defeated by the मुगल। बहुत सारे अटैक्स उसके ऊपर होते जाया करते क्योंकि वो एक बहुत बड़ा स्टेट था। आप देखिए कि 70,000 विलेजेस उसके अंदर आते हैं, तो टैक्सेशन कितना कलेक्ट होता होगा, कितने लोग उसके अंदर रहा करते होंगे। तो बहुत सारे इन्वेजन यानी हमला का सामना करना पड़ा इनको, और मुगल्स फाइनली इसको डिफीट करने में सफल हो जाते हैं। स्टिल सम ऑफ द गॉन किंगडम सर्वाइव फॉर some time but later become weaker and struggle unsuccessfully against the stronger बुंदेलास एंड मराठास। स्टार्टिंग में तो गौड़ किंगडम फिर भी सर्वाइव हो गया है ना, थोड़ा पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर पाए, लेकिन बाद में चलकर बुंदेलास ने और मराठास ने उनको पूरी तरह से हरा दिया। अहोम्स के बारे में बात करते हैं तो ईस्टर्न इंडिया में आप मैप में देखें, अहोम्स आपको दिखेगा, अहोम्स ट्राइबल कम्युनिटी। In the 13th century, the Ahom migrated from regions of present-day Myanmar to the ब्रह्मपुत्र वैली। यानी ब्रह्मपुत्र वाला रीजन यही है, असम वाला आपका, आंध्र प्रदेश, असम, पूरा एरिया ब्रह्मपुत्र वैली में काउंट कर लीजिए। तो यहाँ पर ये लोग आ जाते हैं कहाँ से, म्यांमार से। दे एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स बाय सप्रेसिंग द ओल्डर पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द बुयान्स। अब बुयान्स क्या हुआ करते हैं, लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे। तो जब ये लोग माइग्रेट होकर आए म्यांमार से ब्रह्मपुत्र वैली की तरफ, तो यहाँ पर पहले से कौन रूल कर रहे थे, बुयान्स रूल कर रहे थे, बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, और इनको इन लोगों ने क्या कर दिया, हरा दिया। बाय कॉन्करिंग पावरफुल किंगडम्स ऑफ चूतियाज 1523 and the Koch Hajo 1581 in the 16th century and by subjugating many tribes। यानी बहुत सारी ट्राइब्स को इन्होंने हराया और उनको कमज़ोर कर दिया और इन्होंने अपना रूल एस्टेब्लिश किया। दे यूज न्यू एंड एडवांस एम्यूनेशंस लाइक द फायर आर्म्स इवन इन द 1530। यानी बहुत पहले से इन लोगों ने फायर आर्म्स यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है 1530 से, एंड बिगन टू मेक गन पाउडर एंड कैनन्स बाय 1660s। यानी बारूद बनाना और तोपों का इस्तेमाल करना इन्होंने 1660s से स्टार्ट कर दिया है। तो इस तरह से काफ़ी एम्यूनिशंस जो है ना, आधुनिक तौर तरीके से युद्ध करने की तकनीकें इनके पास पहले से अवेलेबल थी। द अहोम किंगडम फेस मैनी इन्वेजन from the southwestern areas of the subcontinent and were finally defeated by the Mughals in 1662 but could not be controlled for a long time। मुगल्स ने इनको 1662 में एक बार तो हराया, लेकिन बहुत लंबे टाइम तक इनके ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाए। The system of forced laborers was prevalent in the Ahom kingdom and these laborers were called the Paiks।
अब देखिए कि एक सिस्टम था, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसका अहोम किंगडम के बारे में, कि यहाँ पर फोर्स लेबर जो थी वो प्रिवलेंट हुआ करती थी, और इन लेबर्स को कहा करते थे पाइक्स, PAIKS. A census was taken and the people from the more populated areas were transferred to the less populated areas. Thus the Ahom clan or Khels, clans को क्या कहा करते थे वहाँ पर, clans, खेल्स भी कहा करते थे, that controlled many villages were broken up, and by beginning of the 17th century the administration become almost centralized. यानी कि centralized administration यहाँ पर वो लोग फॉलो किया करते थे. centralized मतलब सिंपल सा हुआ कि सारी की सारी जो पावर्स होंगी वो किसी एक सेंटर में accommodated होंगी, और डिसेंट्रलाइज मतलब होता है जब पावर्स पूरे सेंटर में नहीं होती और जो उसके पार्ट्स हैं उसके अंदर भी बहुत सारा पावर्स दी जाएंगी. फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर क्लेन्स में डिवाइडेड है ये, है ना, खेल्स में डिवाइडेड है, तो एक सेंट्रल बॉडी जो होगी वो ज़्यादा पावरफुल होगी और क्लेन्स के पास ज़्यादा अथॉरिटीज़ या फिर फंक्शनिंग ज़्यादा नहीं होगी, या पावर उनके पास कम रहेगी. The major occupation of the males of the kingdom was agriculture, construction of dams and other public works. ये तीन काम मेल्स किया करते, एग्रीकल्चर का काम, कंस्ट्रक्शन का काम और डैम या पब्लिक कुछ भी काम करना हो पब्लिक वर्क्स में वो करते थे. Many new methods of rice cultivation were developed by the Ahoms. यानी चावल की खेती के लिए बहुत सारे अलग अलग कल्टीवेशन के मेथड्स, खेती के मेथड्स इन लोगों ने ईजाद किए थे. ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ वॉर द मेल सर्व इन द आर्मी. अगर वॉर हो जाता है किसी के साथ, किसी आसपास के किंगडम एम्पायर के साथ, तो मेल्स क्या करते थे, वॉलंटरीली वॉर्स में जुड़ जाया करते थे, यानी वो सैनिक बन जाया करते थे. द होम्स वर्कशिप देयर ट्राइबल गॉड्स ओरिजिनली, बट ड्यूरिंग द मिड 18th century Hinduism become a predominant religion due to the rule of Hindu kings. Yet Ahoms did not adopt Hinduism completely. हिंदुइज्म से थोड़ा सा फर्क तो पड़ा कि ये लोग अपने ट्राइबल गॉड्स को मानने की जगह हिंदू गॉड्स को मानने लगे, लेकिन कंप्लीट हिंदुइज्म ज़्यादा अडॉप्ट नहीं किया गया. इन अहोम किंगडम्स वेरियस आर्ट्स एंड लिटरेचर फ्लरिश्ड. वेरियस ट्रांसलेशन वर्क्स वर कैरिड आउट फ्रॉम संस्कृत इनटू लोकल लैंग्वेजेस. बहुत सारे ऐसी लोकल लैंग्वेजेस में संस्कृत टेक्स्ट को चेंज भी किया गया ताकि अहोम लैंग्वेज, अहोम के लोग जो हैं वो उस चीज़ को आराम से पढ़ सकें लोकल लैंग्वेजेस में. तो देखिए, तो यहाँ पर आपका चैप्टर ख़त्म हो जाता है, और ये चैप्टर की क्वेश्चन आंसर्स आप इन नोट्स में से वापस फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, बैकवर्ड करके देख सकते हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट आप देखिएगा आपके पास मैप, यहाँ पर आप इम्पॉर्टेंट समझिए क्योंकि मैप का क्वेश्चन हर बार आता ही है 5 नंबर का. तो यहाँ पर आप ज़रूर इन सभी जितने भी ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनको एक बार आप वापस से मैप खोल के देख लीजिएगा. वीडियो को पॉज कर सकते हैं, इसको आप देख सकते हैं पेज नंबर 93 पर. थैंक यू एवरीवन.